रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, एक मल्टी करोड़ स्कैम का पर्दाफाश होता है और फिर ठीक 2 साल बाद पूरा का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आखिर हुआ क्या था? ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर उठ रहे कई बड़े सवालों की है। तारीख थी 27 फरवरी 2026। जगह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट। माहौल में तनाव था। एक हाई प्रोफाइल केस जो 2 साल से देश की सुर्खियों में था, उस पर फैसला आने वाला था। और जो फैसला आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सभी के सभी 23 आरोपी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, सबको आरोपों से मुक्त कर दिया गया। केस पूरी तरह से डिस्चार्ज। तो सवाल ये है कि 2 साल की जांच, सैकड़ों छापे और इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद अदालत के फैसले का आधार क्या था? जवाब सिर्फ एक लाइन में था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा, कोई सबूत नहीं मिला है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी जो आरोप लगा रहा था, वो अपना केस साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। 2 साल की मेहनत अदालत की पहली ही कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। और ये शायद सीबीआई की चार्जशीट पर सबसे तीखी टिप्पणी थी। अदालत ने पाया कि वो जो हजारों पन्नों की चार्जशीट थी, उसमें ठोस सबूतों की जगह सिर्फ भ्रामक दावे और बहुत गंभीर कमियां थी। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या, जो इतनी जोर शोर से शुरू हुआ और फिर इस तरह से ढह गया? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इस कथित शराब घोटाले की जड़ को समझते हैं। देखिए, सारी कहानी की जड़ ये पॉलिसी है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22। इसका सीधा सा मकसद था कि सरकार अब शराब की दुकानें नहीं चलाएगी, ये काम पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। लक्ष्य था सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन जांच एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी का कुछ और ही कहना था। उनके आरोप बहुत संगीन थे कि ये पॉलिसी असल में एक आपराधिक साजिश थी, कि कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, कि इसके बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत ली, कि शराब के पूरे बाजार पर कुछ लोगों का कब्जा कराने की कोशिश हुई और फिर इसी पैसे को चुनाव में इस्तेमाल किया गया। एजेंसियों ने रिश्वत की रकम का एक आंकड़ा भी दिया, पूरे 100 करोड़ रुपए। इस एक आंकड़े ने ही पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया था। और एजेंसियों ने एक कदम आगे जाकर ये भी कहा कि इस 100 करोड़ में से करीब 44.54 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे गोवा विधानसभा चुनाव के कैंपेन में इस्तेमाल किए। ये एक बहुत बड़ा आरोप था। इन आरोपों के बाद जो शुरू हुआ, वो भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे गहन जांचों में से एक थी। चलिए देखते हैं कि ये 2 साल की कार्रवाई आखिर आगे कैसे बढ़ी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल की पूरी कहानी है। जुलाई 2022 में सिर्फ एक सिफारिश से बात शुरू हुई और फिर ये बवंडर की तरह बढ़ती गई। पहले डिप्टी सीएम गिरफ्तार हुए और फिर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर। देश की राजनीति में हर दिन एक नया भूचाल आ रहा था और फिर फरवरी 2026 में अचानक सब कुछ जीरो। और इस जांच के जाल में कौन कौन फंसा, लिस्ट देखिए। ये सिर्फ दिल्ली के टॉप नेताओं तक ही सीमित नहीं थी। इसमें तेलंगाना के एक बड़े राजनीतिक परिवार की सदस्य से लेकर कई नामी गिरामी बिजनेसमैन भी शामिल थे। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा था। अब इस केस के इस तरह से ढह जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक केस की नाकामी है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली शराब नीति का मामला अपनी तरह का अकेला मामला है, या ये उस कहानी का एक हिस्सा है जो पूरे देश में अलग अलग तरीकों से दोहराई जा रही है। अब इस आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरे कहानी का रुख मोड़ देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए राजनेताओं में से 95%, मैं दोहराती हूँ 95% विपक्ष के नेता थे। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसी पैटर्न को समझाने के लिए विपक्षी दल एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन।
आरोप ये है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा कोई नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ चल रहे केस रहस्यमय तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और ये सिर्फ कोई खोखला आरोप नहीं है, ये कुछ हाई प्रोफाइल उदाहरण है। महाराष्ट्र में अजित पवार हो, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा या बंगाल में शुवेंदु अधिकारी, पैटर्न काफी कुछ एक जैसा ही दिखता है। आरोप, जांच, पार्टी बदलना और फिर जांच की रफ्तार में एक नाटकीय बदलाव। आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं में से जिन्होंने पार्टी बदली, उनमें से 23 को राहत मिल गई। या तो उनके मामले बंद कर दिए गए या फिर जांच ही रुक गई। और यहाँ एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है। ईडी, जो इन मामलों में सबसे आगे रहती है, उसका कन्विक्शन रेट देखिए। 2022 तक 5,422 मामलों में से सिर्फ 23 में सजा हुई। ये बनता है सिर्फ 0.5%। तो सवाल उठता है कि हजारों जांचों का मकसद क्या है अगर वो अदालतों में टिकी नहीं पा रही हैं? तो दिल्ली शराब नीति मामले में इस नाटकीय मोड़ के बाद अब आगे क्या होगा? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। निचली अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। इसका मतलब साफ है कि ये कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये समझना जरूरी है कि मामला कितना उलझ गया है। इसे ऐसे समझिए, सीबीआई का केस था कि चोरी हुई है और ईडी का केस था कि चोरी का माल कहाँ है। अब निचली अदालत ने कह दिया कि चोरी हुई ही नहीं। तो सवाल ये है कि जब कोई चोरी हुई ही नहीं तो चोरी का माल कहाँ से आएगा? इस एक फैसले ने ईडी के पूरे केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। तो निचोड़ ये है, अदालत के 600 पन्नों के आदेश ने प्रोसिक्यूशन के केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोई साजिश नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं और उल्टे जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ ही जांच की सिफारिश। ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक केस जो ढह गया और पीछे छोड़ गया बहुत सारे अनसुलझे सवाल। क्या ये न्याय की जीत थी जहां सबूतों की कमी की वजह से एक कमजोर केस को खारिज कर दिया गया, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का उदाहरण है जिसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के और विश्लेषण के लिए लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।